अपने दौर के महानायक मोहन राकेश अपनी शर्तों पर 47 वर्षों की संक्षिप्त सी जीवन यात्रा में इतने मील के पत्थर खड़े कर गए कि आज 53 वर्ष बाद भी वो एक चुनौती हैं समकालीन हिंदी साहित्य के लिए। 8 जनवरी 1925 को जन्मे, नाटक और कथा साहित्य में किंवदंती बने मोहन राकेश ने पंजाब के अमृतसर और जालंधर जिलों को भारत के साहित्यिक नक्शे पर पहचान दिलाई। राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। उनके पुरखे सिंधी थे जो बाद में अविभाजित पंजाब के अमृतसर में आकर बसे। उनके पिता करमचंद गुगलानी पेशे से वकील थे। साहित्य और संगीत से उनका बड़ा जुड़ाव था। मोहन राकेश का बचपन साहित्यकारों संगीतकारों की सोबत में बीता। पंडित राधा रमण से प्रभावित होकर मोहन राकेश ने लेखन की शुरुआत कविता से की, बाद में गद्य की तरफ मुड़े। लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से उन्होंने शास्त्री की परीक्षा पास की। 16 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठ जाने के बावजूद वे हारे नहीं, पढ़ाई जारी रखी। पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। राकेश की छोटी सी पूंजी से जैसे तैसे घर चलने लगा। अभाव उनका सबसे गहरा दोस्त बन गया। मोहन राकेश के जीवन में उनकी माँ की जगह हमेशा सबसे ऊपर रही। वो चाहती थी राकेश उच्च शिक्षा हासिल करें। राकेश ने उनका सपना पूरा किया। 1947 से 1949 तक राकेश देहरादून में डाकिया रहे। उसके बाद वे दिल्ली आए। कुछ समय जालंधर में अध्यापन किया। वे डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। 2 साल तक शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में हिंदी पढ़ाई। शिमला में उनके छात्रों में रस्किन ओवन बॉन्ड भी शामिल थे। जालंधर रचनात्मक नींव। सुप्रसिद्ध लेखक रविंद्र कालिया मोहन राकेश के विद्यार्थी रहे। वे लिखते हैं, राकेश हिंदी विभाग के प्रमुख बनाए गए तो उस सत्र में उनकी कक्षा में सिर्फ 2 छात्र थे, एक वो और एक सुरेश सेठ। जालंधर में मोहन राकेश के लेखन ने रफ्तार पकड़ी। वो टाइपराइटर पर लिखते थे। उस दौर की लाजवाब कहानियों में भारत पाकिस्तान बंटवारे की भयानक त्रासदी पर उनकी बेहद मशहूर कहानी मलबे का मालिक जालंधर प्रवास में लिखी गई। अपना पहला नाटक लहरों का राजहंस भी उन्होंने यहीं लिखा। अंग्रेजी और संस्कृत के कई नाटकों के अनुवाद उन्होंने इसी शहर में किए। आगे चलकर यही नाटक और थिएटर की दुनिया मोहन राकेश की पहचान बनी। कई कालजयी कहानियों, नाटक और उपन्यासों के ड्राफ्ट यहाँ तैयार हुए। जालंधर उनकी रचनात्मक नींव बना। यहाँ तक कि मोहन राकेश की बेहद मशहूर डायरी का ज़्यादातर अंश जालंधर से जुड़ा है। स्वतंत्र लेखन। अपनी साहित्यिक रुचियों की वजह से मोहन राकेश ने पहले अध्यापन का काम छोड़ा। 1 साल तक कथा पत्रिका सारिका का संपादन किया, उसे एक नई पहचान दी। फिर उसे भी छोड़कर स्वतंत्र लेखन का सफ़र चुना। दिल्ली वापस लौट आए। ये सफ़र आजीवन चलता रहा। 1963 में शुरू किए स्वतंत्र लेखन ने मोहन राकेश को बुलंदियों पर पहुंचाया। किसी बात से उन्होंने नाता नहीं जोड़ा। मानवीय सरोकार ही उनकी प्राथमिकता रहे। मोहन राकेश की रचनाओं में अद्भुत प्रयोगशीलता और लेखकीय स्वाभिमान था। हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के दौर के महानायक कहलाते हैं मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन की शक्ल में उन्होंने हिंदी को पहला आधुनिक नाटक भेंट किया। मोहन राकेश के नाटक। हिंदी नाटकों के क्षितिज पर मोहन राकेश का उदय उस समय हुआ जब आज़ादी के बाद 50 के दशक में पुनर्जागरण का ज्वार भारत में हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था। उनके नाटकों ने न सिर्फ नाटक का स्वाद, तेवर और स्तर बदला, बल्कि हिंदी रंगमंच को भी बंद दुनिया से बाहर आकर खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। राकेश के नाटकों ने हिंदी साहित्य से गायब होते नाट्य लेखन को रंगमंच से जोड़ा। इस कोशिश ने मोहन राकेश को भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अपने अपने समय में इन तीनों रचनाकारों ने नाटकों के पुनरुत्थान के साथ उसे जीवन और साहित्य की सामयिक ज़रूरतों से जोड़कर उसके जड़ होते स्वरूप को जीवंत कर दिया।
राष्ट्रीय ही नहीं विश्व स्तरीय गरिमा दिलाई। आषाढ़ का एक दिन के रूप में हिंदी का पहला आधुनिक नाटक लिखा। प्रमुख भारतीय नाट्य निर्देशकों इब्राहिम अलकाजी, ओम शिवपुरी, अरविंद गौड़, श्यामानंद जालान, राम गोपाल बजाज और दिनेश ठाकुर ने मोहन राकेश के नाटकों का निर्देशन किया। मोहन राकेश ने हिंदी नाटक को नई जमीन पर खड़ा किया। यह जमीन खुद मोहन राकेश ने तलाशी थी। बचपन से नाटकों के साथ उनका रिश्ता गहराता गया। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित नाटक आषाढ़ का एक दिन को आधुनिक युग का पहला नाटक कहा जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बावजूद मोहन राकेश ने आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद और संशयों की कथा कही है। सफलता और प्रेम में से एक को चुनने की कश्मकश से जूझते कालिदास के रूप में एक रचनाकार और एक आधुनिक मनुष्य के मन की पहेलियां उकेरी हैं। दूसरी तरफ प्रेम में टूटकर भी प्रेम को बचाए रखने वाली नायिका के रूप में एक यादगार चरित्र मल्लिका का गढ़ा है इस नाटक ने। मोहन राकेश के नाटकों की शानदार मंचीय सफलता ने साबित किया है कि नाटक और रंगमंच के बीच कोई खाई नहीं है। आषाढ़ का एक दिन की नायिका मल्लिका एक सीधी सादी कवि के प्रेम में डूबी होने के बावजूद उसे महान होते भी देखना चाहती है। इसके लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। सफल कालिदास के लिए मल्लिका सुदूर स्वप्न की तरह बन जाती है। पूरे नाटकीय कथानक को मोहन राकेश ने जो एकाग्रता, तीव्रता और गहराई दी, वो हिंदी नाटक के इतिहास का अविस्मरणीय पड़ाव, अद्भुत अनुभव बन गई। काल के आयाम को बड़ी रोचक तीव्रता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आषाढ़ का एक दिन भारत की तमाम भाषाओं में अनेक मंचों पर, माध्यमों पर बार बार पेश किया गया। 1958 में प्रकाशित इस नाटक को 1959 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। कई दिग्गज निर्देशकों ने इसे मंच पर प्रस्तुत किया। 1979 में मणिकौल ने इस पर एक फिल्म बनाई जिसे उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आज भी इस नाटक का आकर्षण जस का तस है। लहरों के राजहंस। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद और संशयों की ही कहानी कहता है। इसमें बौद्धकालीन वातावरण है। लेखक ने बुद्ध के जीवन से प्रेरित होकर जीवन की सार्थकता, भौतिक लालसाओं और आध्यात्मिक जीवन के द्वंद्व को अपना विषय बनाया। मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस नाटक को पहले छोटी कहानी के रूप में लिखा था, बाद में उसको रेडियो नाटक के रूप में बदला, आखिर में पूरा नाटक लिखा गया। 1963 में इसका पहला और 1968 में संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। आधे अधूरे। मोहन राकेश का तीसरा और सबसे लोकप्रिय नाटक आधे अधूरे है। आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की टूटन, संत्रास और आधे अधूरे अस्तित्व का यथार्थवादी चित्रण है। मोहन राकेश मध्यम वर्ग के एक परिवार के जीवन के अंधेरों को दर्शकों के सामने प्रकाश में लाए। उनका ये नाटक उनकी पत्नी अनीता औलख की कहानी दिन से दिन का नाट्य रूपांतरण है। मोहन राकेश प्रमुख कृतियाँ। मोहन राकेश के उपन्यास भी खासे चर्चा में रहे। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें, एकांकी हैं, अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल। प्रमुख कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, क्वार्टर, वारिस, एक घटना। निबंध संग्रह है परिवेश और बकलम खुद। अनुवाद के उनके कार्य हैं मृच्छकटिक और शाकुंतलम का संस्कृत से हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया। यात्रा वृतांत, आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश की तमाम रचनाओं के अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए। समय सारथी आत्मकथात्मक कृति है। इसमें उनके जीवन अनुभव और साहित्य जगत से जुड़े प्रसंगों के साथ साथ नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में मोहन राकेश के योगदान का भी जिक्र है। राकेश की डायरी और समय सारथी ने उन्हें अलग पहचान दी।
मोहन राकेश को मिले सम्मान हैं संगीत नाटक अकादमी 1968, नेहरू फेलोशिप, फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्यता। मोहन राकेश की कहानियाँ। नई कहानी आंदोलन के 3 नायकों मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव में स्वयं कमलेश्वर और राजेंद्र यादव मोहन राकेश को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। समाज के संवेदनशील व्यक्ति और समय के प्रवाह से एक अनुभूति क्षण चुनकर उन दोनों के सार्थक संबंध को खोज निकालना राकेश की कहानियों की विषय वस्तु है। मोहन राकेश की लोकप्रिय उक्ति है, वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच न होकर सही और सही के बीच ही होता है। कहानी अंश मलबे का मालिक। विभाजन की त्रासदी पर आधारित मलबे का मालिक मोहन राकेश की बहुत ही सशक्त और चर्चित कहानी है। कहानी की शुरुआत भारत में विभाजन के 7 साल बाद आयोजित एक हॉकी मैच से होती है। मैच के बहाने बहुत से मुसलमान भारत वापस आते हैं। इनमें से कुछ सिर्फ अपने वतन की सरजमी को एक नज़र पर देखने आए हैं। उन्हीं में से एक गरीब मुसलमान गनी है। उसका जो शानदार घर था एक मलबे में तब्दील हो चुका है। सांप्रदायिकता की आग में एक हिंदू पहलवान द्वारा गनी का बेटा चिरागुद्दीन और उसके बीवी बच्चे सब मारे जाते हैं। गनी उसी रखे पहलवान से अपना दुखड़ा रोता है। गनी इतना भोला है कि जिससे वो इतनी हमदर्दी से मिलता है वही उसके परिवार का हत्यारा है। जब गनी वापस लाहौर आता है तो उसके गांव मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं कि कहीं सच जानकर गनी कोई वारदात न कर दे। किसी को भी गनी के दिल के भोलेपन का पता नहीं है। कहानी की बड़ी मार्मिक पंक्ति है, रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहानी जानवर और जानवर। इस कहानी में कमिश्नर के दफ्तर में अर्जी लगाए बरसों से अपने मामले के फैसले का इंतज़ार करते फरियादियों का दिल दहला देने वाला बयान है। ऐसे में केस नंबर 1226/7 अपने परिवार के साथ आज आर पार की लड़ाई लड़ने पर आमादा है। 2 साल से वो अर्जी लगा रहा है कि सरकार ने ज़मीन की जगह जो गड्ढा दिया है उसे बदल कर गुजारे लायक सही ज़मीन दी जाए। इसमें एक जुमला है, अब वो खुद यहाँ का बेताज बादशाह है, उसे कोई लाज शर्म नहीं, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता और इसी दबंगई के आगे खुद कमिश्नर मजबूर हो जाता है उसे बुलाकर उसका कागज़ बनवाने को। मोहन राकेश एक अलग शख्सियत। मोहन राकेश बस नाम ही काफ़ी है। राकेश को उनके फक्कड़, मस्तमौला और यारबाज स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। फक्कड़पन का एक उदाहरण है, इलाहाबाद में अपनी पहली शादी के लिए वे कोई बारात नहीं ले गए, दूसरी शादी में भी किसी को नहीं बुलाया, तीसरी शादी अनीता औलख से हुई तो उसमें अकेले में सिर्फ मालाएं बदल ली गईं। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी उनके फक्कड़पन का ये आलम था कि वो अपना इस्तीफा जेब में रखे रहते थे। अपने इस स्वभाव को लेकर राकेश के भीतर कोई ग्रंथि नहीं थी, बल्कि इसे लेकर वे गौरव बोध से भरे रहते थे। लिखते समय राकेश फॉर्मेट कैसे तय करते हैं? मेरे दिमाग में एक जब कोई आइडिया बनता है तो उसमें ही कहीं अफसाना या ड्रामा के जरासीम होते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज अपने आप में ही ये मांग करती है, उसकी ये डिमांड है कि वो एक ड्रामा की शक्ल अख्तियार करे या एक अफसाना की शक्ल अख्तियार करे। इसलिए मैं आज भी ये नहीं कह सकता कि मैं अफसाना लिखना बिल्कुल छोड़ दूंगा। हालांकि मैंने कहा कि धीरे धीरे मेरा ज्यादा रुझान इस तरफ होता गया है, ड्रामा की तरफ। मगर इस वक्त आज जो चीज मेरे हाथ में है, जो मैं लिख रहा हूँ, वो है एक नॉवल। और इससे कुछ ही दिन पहले जो आखिरी चीज मैंने लिखकर शाया होने के लिए भेजी है वो है एक अफसाना। तो ये बात कि सिर्फ अफसाना, ये जो मीडियम है, ये अपने आप में ही मुझे अधूरा महसूस हुआ और उस वजह से मैंने इस तरफ कदम उठाया, ऐसी बात नहीं। कि कुछ हद तक अफसाना और नॉवल, ये बहुत हद तक जो चीजें मैं अपने जाती तजुर्बात को जब लिखकर सामने रखना चाहता हूँ तो उनको इन दो चीजों की शक्ल देता हूँ। मगर जहाँ तक ड्रामा का ताल्लुक है उसमें मैं ज्यादा इम्पर्सनल हो सकता हूँ। मोहन राकेश की डायरी, एक लेखक का अपना रेगिस्तान।
इसे मोहन राकेश की कलम का जादू ही कहेंगे कि जब उनकी डायरी प्रकाशित हुई तो उसे भी हिंदी में इस विधा की सबसे अच्छी कृतियों में शुमार किया गया। इस डायरी में कमलेश्वर की आत्मीय भूमिका लेखक और व्यक्ति मोहन राकेश का रेखा चित्र मालूम देती है। वे लिखते हैं, राकेश की जिंदगी एक खुली किताब रही है। उसने जो कुछ लिखा और किया वो दुनिया को मालूम है, लेकिन उसने जो कुछ जिया वो सिर्फ उसे मालूम था। अपनी सांसों की कहानी उसने डायरियों में दर्ज की है। कितना तकलीफ देह है ये एहसास कि राकेश जैसा लेखक अपने अनुभवों की कहानियां दुनिया के लिए लिख जाए और अपने व्यक्तिगत संताप, सुख और दुख के क्षणों को जानने और पहचानने के लिए अपने दस्तावेज दोस्तों के पास छोड़ जाए। डायरियाँ लेखक का अपना और अपने हाथ से किया हुआ पोस्टमार्टम होती हैं। एक लेखक कैसे तिल-तिल जीता और मरता है, अपने समय को सार्थक बनाते हुए खुद को कितना निरर्थक पाता है और अपनी निरर्थकता में से वो कैसे अर्थ पैदा करता है, इसी रचनात्मक आत्मसंघर्ष को डायरियाँ उजागर करती हैं। राकेश की डायरियाँ इसी आत्मसंघर्ष के सघन एकांतिक क्षणों का लेखा जोखा है, जो वो किसी के साथ बांट नहीं पाया या उसने बांटना मंजूर नहीं किया। आदमी के अकेलेपन की ये यात्रा तब और भी त्रासद हो जाती है जब उसकी यात्रा में कुछ ठंडी और शीतल छायाएं आ जाती हैं। वे ठंडी शीतल छायाएं जीवन के मरुस्थल को और बड़ा कर देती हैं और मन के सन्नाटे और सूनेपन को और अधिक गहरा। एक बार राकेश ने कुछ तकलीफ के क्षणों में कहा था, डियर एक बात बता, दुनिया के सारे सवालों के जवाब तो हम दे देते हैं और दे लेते हैं, पर अपने मन के सवालों के जवाब इस दुनिया से क्यों नहीं मिलते? मन के जिन सवालों के जवाब वो जिस दुनिया से मांगना चाह रहा था, उसकी वो दुनिया कुछ व्यक्तियों की दुनिया थी जहाँ वो ज़्यादातर निराश ही रहा है। पर राकेश क्या चाहता था ये उन्होंने नहीं समझा जिन्हें वो चाहता था। अतीत का ये बोझ वर्तमान के संबंधों को अनजाने ही प्रभावित करता रहता है और एक लेखक अपने वर्तमान और भविष्य पर अपने अतीत की अपेक्षाओं का दायित्व भी डालता रहता है और इसी कारण उसका रेगिस्तान निरंतर बड़ा होता जाता है। संबंधों की सघनता और आंशिक तृप्ति के बावजूद उसके मन का सन्नाटा बढ़ता जाता है। तब लेखक अपना पोस्टमार्टम खुद करता है और अपने पोस्टमार्टम की रिपोर्टें छोड़ जाता है। राकेश की ये डायरियाँ उसकी अपनी रिपोर्टें हैं जो उसने अपने लिए तैयार की थी, जो उसके एकांतिक संताप और सच्चाई की दास्तानें हैं। चंद सतरें और अनीता राकेश के संस्मरण हैं। समर्पण में अनीता ने लिखा, उस एक को कि जिसका साथ मैं भी जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। इंद्रनाथ मदान ने अनीता राकेश के मोहन राकेश को लेकर लिखे अपनी जीवन यात्रा के बेहद अनछुए अनसुने संस्मरणों की बेहद आत्मीय भूमिका दो टूक ढंग से लिखी है। ये संस्मरण कमलेश्वर के प्रोत्साहन पर अनीता राकेश ने लिखे और संपादक कमलेश्वर ने अपने हमदम दोस्त मोहन राकेश के जीवन के इस पहलू को धारावाहिक रूप से 20 किस्तों में सारिका में प्रकाशित किया। मोहन राकेश के स्वभाव की जटिलताओं, आत्मीयताओं और अनीता राकेश के साथ एक मुकम्मल घर बसाने की कोशिश को डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने एक मुकम्मल भूमिका लिखकर काफ़ी संक्षेप में रोचकता और उत्सुकता पैदा की है। इन संस्मरणों की धुरी हैं मोहन राकेश की माताजी, जिनसे राकेश बेहद प्यार करते थे और जिन्होंने आजीवन मोहन राकेश को आगे बढ़ने का हर स्थिति में हौसला दिया, साथ ही उन्हें अपने निजी संबंधों में बिखरने से भी बचाया। अनीता राकेश की चंद सतरें राकेश के पहले, राकेश के साथ और राकेश के बाद की यादों का एक लंबा सिलसिला है। अनीता लिखती हैं, भाग जाने के बाद सारी रात राकेश एक ही बात बोलते रहे, मुझे घर चाहिए, मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, एक घर ही नहीं मिला। मैं कहाँ कहाँ इसके लिए नहीं भटका, क्या इसके लिए नहीं किया। अनीता को ये घर एक चुनौती लग रहा था। मोहन राकेश की जन्मशती के अवसर पर मार्च 2025 में साहित्य अकादमी के साहित्य तक आयोजन में जयदेव तनेजा ने राकेश से जुड़ी बहुत सी बातें साझा की।
विजन 1919 का कहीं जिक्र नहीं होता, जो राकेश और अमृता प्रीतम ने जलियांवाला बाग पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम तैयार किया था। 1953-54 की डायरी से सौंदर्य की खोज शीर्षक से कश्मीर के परिवेश में झेलम के मांझियों पर कश्मीर के इतिहास और कल्चर और गीतों के उद्धरण मिलते हैं। लगभग 14-15 वर्ष राकेश लगातार कश्मीर जाते रहे, एक ही शिकारे पर एक ही परिवार के साथ रहते रहे। 15 साल तक उस पर लिखा कुछ नहीं। इस बीच में अमृत राय के पत्र का जिक्र है। उपन्यास हंस में छापना चाहते थे, लेकिन ये उपन्यास 1964 में छपा, जब कमलेश्वर नई कहानियां संभालते हैं। उपन्यास मार्च 1964 से मई 1965 के बीच किस्तों में धारावाहिक रूप से छपा। इस उपन्यास का नाम था कांपता हुआ दरिया। मोहन राकेश पर बृहद काम कर चुके जयदेव तनेजा ने इस आयोजन में कहा कि लेखक के रूप में मोहन राकेश हिंदी साहित्य के सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड लेखक हैं। उन्होंने अपने बारे में पूरी ईमानदारी और दबंगई से लिखा और स्वीकार किया। यही कारण है कि 47 वर्षों की मोहन राकेश की अभिजीत पारी आज भी बड़ी चुनौती है वर्तमान हिंदी साहित्य के लिए।